Good morning, all of you. In this part of carboxylic acid, we will continue about the preparation of carboxylic acid via the process that the malonic ester synthesis and the acetoacetic ester synthesis. तो सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि हमारे जो ये मेथड होंगे नेक्स्ट मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस और एसिटिक एस्टर सिंथेसिस, तो उससे पहले हमें उन कंपाउंडों के बारे में, उससे रिलेटेड कंपाउंडों के बारे में, उनके एसिडिक नेचर का देखना जरूरी है कि किस तरह से उन कंपाउंडों को यूज करते हुए हम अपने डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। उनकी मेन एडवांटेज आगे आप ये देख पाएंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो बना सकते हैं, उनसे कुछ और भी कंपाउंड आप बना सकते हैं। तो ये जो नेक्स्ट हमारे मेथड होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, दैट इज द मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस एंड द एसिटोएसिटिक एस्टर सिंथेसिस। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, बड़े बेसिक से चलते हैं कि हमारे जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं उनके अंदर जो अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है वो एसिडिक ही क्यों होता है। तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि देखो आपके ये हमने एग्जांपल ले लिया आपके सामने कीटोन का। तो जो कार्बोनिल ग्रुप है उससे नेक्स्ट जो कार्बन होता है बोलो वो आपका कौन सा होता है, वो आपका अल्फा होता है। उसके ऊपर जो एच अटैच हो वो कौन सा होता है, वो आपका अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो वो एसिडिक क्यों होता है, वो एसिडिक इसलिए होता है, किसी भी एसिडिक वाले सब्सटेंस को जब आप एक्सप्लेन करते हैं व्हाई इट इज एसिडिक, तो आप यही कहते हैं बिकॉज इट कैन लूज द एच एटम एज एच पॉजिटिव आयन। और आफ्टर लूजिंग एच एटम एज एच पॉजिटिव आयन, जो आपकी स्पीसी बन गई है वो आपकी स्टेबलाइज हमें प्रूव करनी है। अगर वो स्टेबल है तो क्या करेगी, वो अपने एच पॉजिटिव आयन जो उसने लूज किया है उसको दोबारा गेन नहीं करेगी। तो जो आपका कंटेनर है उसके अंदर फ्री फॉर्म में एच पॉजिटिव आयन मिलते रहेंगे, और जितने ज्यादा कंटेनर के अंदर एच पॉजिटिव आयन होंगे फ्री फॉर्म में, वो सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक। तो क्यों है ये स्टेबल, तो अब हम वो देखना चाहते हैं। तो आप देखें बड़े ध्यान से कि जो आपके एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं उनके अंदर जो अल्फा हाइड्रोजन लगा होता है, अगर वो एच पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस हो जाए, फॉर एग्जांपल उसको इजीली लॉस करवाने के लिए हमने देखो बेस भी डाल दिया O(C2H5 नेगेटिव), तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए एच को, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ चले गए। देखो सी और एच के बीच के जो बॉन्ड थे, और हमने ये शो किया कि देखो ये एच है ना, एच पॉजिटिव की फॉर्म में देखो लॉस हो जाएगा। लॉस हो जाएगा तो क्या स्पीसी बनी, कार्बन आयन बन गए। ये जो कार्बन आयन बने ये क्यों है स्टेबल, ये इसलिए है स्टेबल क्योंकि इसमें रेजोनेंस की कंडीशन पूरी हो गई, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। तो मीन्स द नेगेटिव चार्ज गेट स्टेबलाइज। नेगेटिव चार्ज बोलो क्या हो जाएगा, गेट, देखो ये नेगेटिव चार्ज आगे आ जाएगा देखो यहाँ पे, और कार्बन के 5 बॉन्ड पूरे, तो कार्बन की तरफ ये नेगेटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे आपके। तो कार्बन आयन बोलो क्या हो जाएगा, ये स्टेबलाइज हो जाएगा ड्यू टू द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज बाय रेजोनेंस। ठीक हो गया। ऐसे अगर आप दूसरा जो कंपाउंड है हमारा एसिटाइल एसीटोन, अगर हम उसके अंदर देखें तो उसमें भी क्या होगा, तो इसके अंदर तो हमने क्या देखा कि आफ्टर द लॉस ऑफ alpha hydrogen atom as H positive ion, the carbon ion thus formed gets stabilized due to the dispersal of negative charge over only one ऑक्सीजन एटम। सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर ही डिस्पर्सल होगा, देखो एक ही कार्बोनिल है, ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप बाय द रेजोनेंस। लेकिन अगर आप यही चीज अगर आप देखना चाहें, देखो फर्दर, देखो मैंने ये रेजोनेंस फर्दर हमने यहाँ पे शो कर दी है कि देखो अब नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आ गया आपका, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आ गया। देखो जो पहले कार्बन के ऊपर था तो हो गया ना रेजोनेंस, और हो गया ना नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल। ऐसे अगर हम देखें एसिटाइल एसीटोन के अंदर, तो उसमें क्या होगा कि आफ्टर द लॉस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम एज एच पॉजिटिव, देखो ये एसिटाइल एसीटोन है आपका। तो कैसे क्यों रखा गया इसका नाम, देखो इसलिए रखा गया कि देखो ये इतना जो पार्ट है ना, देखो मैं आपको साइड में देखो एक बार लिख के दिखा देता हूँ। देखो ये था आपका एसीटोन, देखो ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड, देखो CH3, आप ध्यान से देखना, हमने इस CH3 एसीटोन का देखो यहाँ से एक एच हटाया, देखो यहाँ पे एसीटो ग्रुप लगा दिया। एसीटो कौन सा होता है, एसीटो ग्रुप ये होता है COCH3, ये आपका एसीटो ग्रुप है, एसीटो ग्रुप है। तो ऐसा आपने देखा कि ये आपका बन गया एसिटाइल एसीटोन, क्या बन गया, एसिटाइल एसीटोन, एसिटाइल ग्रुप लगा दिया इसके अंदर, इसलिए हम इसको एसिटाइल एसीटोन कहते हैं। तो इसके अंदर भी तो अल्फा हाइड्रोजन है, देखो कार्बोनिल ग्रुप से अगला कौन होता है बोलो, ये अल्फा पोजीशन होती है। इधर भी है देखो वो तो अल्फा, इसमें तो इधर भी है देखो अल्फा। लेकिन ये बीच वाला अल्फा वो है आपका जिसके ऊपर H है, और इट इज सराउंडेड बाय टू कार्बोनिल ग्रुप। इस अल्फा वाले हाइड्रोजन के, इस अल्फा वाले कार्बन के दोनों साइड में कार्बोनिल ग्रुप है। तो उससे क्या हो जाएगा, अब देखते हैं, देखो आगे क्या हो जाएगा। अगर हम बेस डाल दे, और उसी टाइप से ये बेस जो अल्फा हाइड्रोजन है किसको देगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा। ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ये वो रिएक्टिव आपके हाइड्रोजन है विच इज सराउंडेड बाय टू कार्बोनिल ग्रुप, और ऐसे ग्रुप को आप कहते हैं CH2 ग्रुप को एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। आगे हम डेफिनेशन देखेंगे। तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कौन होता है, द मिथाइलिन ग्रुप विच इज सराउंडेड बाय टू कार्बोनिल ग्रुप्स।
तो देखो अगर ये बेस अपने इलेक्ट्रॉन इस H को दे दे तो देखो कार्बन की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो कार्बन आयन बन जाएगा। अब ये जो कार्बन आयन यहाँ पे बना है ये ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज का जो डिस्पर्सल होगा यहाँ पे बोलो किधर हो जाएगा, ओवर द टू कार्बोनिल ग्रुप। देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी देखो जो मूवमेंट हमने दिखाई इस ऑक्सीजन की तरफ भी हो गई और वो दूसरी ऑक्सीजन की तरफ भी। देखो अगर हम साइमल्टेनियसली दिखाते, देखो ऐसे डॉट डॉट करके अगर मैं दिखा दूं तो देखो ये इधर भी जा सकता था, देखो ये शिफ्टिंग देखो इधर भी हो सकती थी, तो दोनों साइड में इसकी शिफ्टिंग हो सकती है, तो ज्यादा डिस्पर्सल होगा इसका। मींस एसिटाइल एसीटोन में क्या होता है कि आफ्टर द लॉस ऑफ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन एज H पॉजिटिव आयन, द कार्बन आयन जो ये कार्बन आयन 2 जो बन गए स्ट्रक्चर, ये गेट स्टेबलाइज हो गई। किस लिए हो गई? ड्यू टू द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज ओवर ऑक्सीजन एटम ऑफ टू कार्बोनिल, दो कार्बोनिल की तरफ इसका डिस्पर्सल हो सकता है। इसलिए जो देखो कार्बन आयन जो स्ट्रक्चर बनी, कार्बन आयन 1 तो कहां से बनी है? एल्डिहाइड कीटोन में। कार्बन आयन 2 कहां पे बनी है? बोलो आपके एसिटाइल एसीटोन के अंदर। बोलो कौन ज्यादा स्टेबल आपको दिख रही है? वो स्टेबल ज्यादा होगी जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल ज्यादा हो गया हो। नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल बोलो किस में ज्यादा हो रहा है? स्ट्रक्चर नंबर 2 के अंदर हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो कार्बन आयन है, जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो उस नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल दो कार्बोनिल ग्रुप की तरफ हो सकता है। क्लियर हो गया? तो इट मींस स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हुआ आउट ऑफ दीज टू? स्ट्रक्चर नंबर 2 कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन द स्ट्रक्चर नंबर 1। और इसलिए एसिडिटी ऑर्डर बोलो कौन होगा, कौन ज्यादा एसिडिक होगा? आपके जो एसिटाइल एसीटोन है इसके अंदर जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे दे आर मोर एसिडिक देन द अल्फा हाइड्रोजन एटम इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो इस टाइप से एक कंपैरेटिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखना चाहेंगे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हम कह किसे रहे थे? तो द मिथाइलिन ग्रुप विच इज फ्लैंक्ड या सराउंडेड बाय टू कार्बोनिल ग्रुप आर कॉल्ड द एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। तो ये जो हमने एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वर्ड अभी यूज किया है, ये हमारे जो मेन टॉपिक है आज का उसके अंदर अभी हम देख पाएंगे इस चीज को। देखो नेक्स्ट आ जाता है एसिडिक नेचर इन किन के अंदर, जो हमारा मेन कंपाउंड आ गया मेलोनिक एस्टर। तो मेलोनिक एस्टर देखो आखिर होता कौन है? मेलोनिक एस्टर देखो आपका वो कंपाउंड होगा, ऐसे ही हम एसिटो एसिटिक एस्टर के अंदर देखेंगे, इन दोनों के अंदर वही सेम बात होगी जो अभी हमने पढ़ी थी कि चाहे जो दोनों के दोनों आपके कंपाउंड होंगे, चाहे वो मेलोनिक एस्टर हो चाहे वो एसिटो एसिटिक एस्टर हो, दोनों के अंदर अगर हम सबसे पहले देखें, देखो एसिटो एसिटिक एस्टर के अंदर, तो देखो उसके अंदर क्या है? क्यों कह रहे हैं हम इसको एसिटो एसिटिक एस्टर? इसलिए हम कह रहे हैं इसको एसिटो एसिटिक एस्टर के इसके अंदर देखो एसिटिक एसिड क्या होता है? एसिटिक एसिड की देखो अगर मैं स्ट्रक्चर आपके सामने लिखूं तो देखो ये बन जाएगी CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। हो गया ना? OH, यहाँ पे H लगा दो। अगर हम लगा दे इसके अंदर बोलो कौन सा ग्रुप लगा दे, यहाँ पे इसको एस्टर बना दे, तो यहाँ पे O की जगह देखो R आ गया, एस्टर बन गया। अब एसिटो ग्रुप लगा दूं, जैसे अभी हमने एसिटाइल एसीटोन के अंदर देखा था, देखो हमने यहाँ पे एसिटो ग्रुप लगा दिया आपका COCH3, तो ये तो हो गया एसिटो, और ये एसिटिक एसिड वाला पार्ट था ही, और ये आगे एस्टर भी हमने बना दिया। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, तो एसिटो एसिटिक एस्टर आपका ये बन जाता है। क्लियर हो गया? तो ये जो एसिटो एसिटिक एस्टर है, चाहे वो मेलोनिक एस्टर हो भी हम देखेंगे। मेलोनिक एस्टर देखो क्या होगा, जिसके अंदर आपके देखो ऐसे हम CH2 लिखेंगे और CH2 के दोनों साइड में अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा दें तो ये मेलोनिक एस्टर मेलोनिक एसिड होता है। अगर इस H का हम R लगा दें यहाँ पे तो अभी एस्टर बन गए, तो उसे हम मेलोनिक एस्टर कह देंगे। क्लियर हो गया? तो अब हम देखते हैं कि जो एसिटो एसिटिक एस्टर है इसके अंदर देखो क्या है इसकी स्ट्रक्चर में ऐसा। इसके अंदर भी आपने देखा, देखो ये जो कार्बोनिल ग्रुप से जो अगला है इसका आप अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, अल्फा कार्बन है, अल्फा के ऊपर H लगे हुए हैं, अल्फा हाइड्रोजन है। और ये जो मिथाइलिन ग्रुप है इट इज आल्सो सराउंडेड बाय टू कार्बोनिल ग्रुप लाइक इन एसिटाइल एसीटोन, जो भी आपने पीछे देखा था। तो ये बेस है, ये क्या करेगा बोलो, अपने इलेक्ट्रॉन H को दे दे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे देखो उसी टाइप से कार्बन आयन बन जाएगा। और ये जो कार्बन आयन यहाँ पे बन गया है, अब ये क्या होगा बोलो, ये स्टेबल हो जाएगा रेजोनेंस के द्वारा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज का बोलो क्या हो गया, डिस्पर्सल किसके ऊपर हुआ, दो कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, दोनों की तरफ। आपके इधर भी हो सकता है, और देखो जैसे मैंने पीछे बताया था एसिटाइल एसीटोन में, देखो ये इधर भी डिस्पर्सल हो जाएगा, रेजोनेंस कंडीशन देखो पूरी है। तो इसलिए जो ये कार्बन आयन बना है ये आपका स्टेबलाइज हो जाएगा। देखो नेगेटिव चार्ज का हमने डिस्पर्सल दिखा दिया। क्लियर हो गया? H पॉजिटिव आयन लॉस हो गया वहां से। ऐसे ही अगर आप मेलोनिक एस्टर देखें, देखो इसके अंदर हमने बताया था ना, अभी ये देखो बीच में मिथाइलिन ग्रुप हो गया और दोनों साइड में COOR लगा हुआ है। देखो CH2 ग्रुप के दोनों साइड में कौन लगा हुआ है, COOR। तो ये मेलोनिक एस्टर बन गया। मेलोनिक एस्टर के अंदर भी देखो ये अल्फा पोजिशन है, अल्फा कार्बन है, इसके ऊपर H है तो अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ये एसिडिक होते हैं, क्यों होते हैं उसी टाइप से कि अगर हम इनको लॉस करवा दें H एटम को H पॉजिटिव की फॉर्म के अंदर, जल्दी लॉस करवाना है तो हम बेस डाल देते हैं, कार्बन आयन बन गया। जो कार्बन आयन है फिर इसके अंदर फिर से रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन देखो हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो जाएगा।
तो इट मीन्स जो आपके अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं, चाहे वो आपने एल्डिहाइड कीटोन देखे उसके अंदर भी आपके एसिडिक होते हैं, आपने एसिटाइल एसीटोन देखा उसके अंदर भी एसिडिक होते हैं, ऐसे आपने इन दोनों को देखा मेलोनिक एस्टर और एसिटिक एस्टर, इनके अंदर भी अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। लेकिन आपने देखा एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड और कीटोन्स, जो आपके ये कंपाउंड थे, चाहे एसिटाइल एसीटोन था या ये मेलोनिक एस्टर या एसिटो एसिटिक एस्टर है, इनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि जो कार्बन आयन बनता है उसका डिस्पर्सल ज्यादा हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि जो आपका मिथाइलिन ग्रुप है इट इज सराउंडेड बाय टू कार्बोनिल ग्रुप्स, और इसलिए उसको हम कहते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव किस लिए? वो ज्यादा रिएक्टिव है, उसके हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि वो और भी जल्दी और भी आराम से वो एच एटम जो है वहां के वो एच पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस हो सकते हैं, क्योंकि लॉस होने के बाद जो कार्बन आयन बनता है, कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आता है उसका डिस्पर्सल ज्यादा होता है ओवर द टू कार्बोनिल ग्रुप्स ऑक्सीजन एटम। क्लियर हो गया? तो आपने इनके अंदर जो मेन चीज अभी तक हमने देखी, जो आपको बताया, वो क्या है कि इन सारे कंपाउंडों के अंदर आपके कार्बन आयन जनरेशन होती है। कार्बन आयन की बोलो क्या होती है? जनरेशन इन प्रेजेंस ऑफ द बेस। आप ध्यान से देख ले, इसी को अब हम यूज करने वाले हैं। मेलोनिक एस्टर हुआ, एसिटो एसिटिक एस्टर हुआ, जब हम बेस डालते हैं, जैसे हमने डाला सोडियम इथोक्साइड मींस ओ नेगेटिव, C2H5 जो दिखाया, जब हम ये डालते हैं तो जो आपका मोर रिएक्टिव एक्टिव मिथाइलिन जो ग्रुप है उसका एक H निकल जाता है, वहां पे बल्कि दो एच होते हैं। दो एच आप देखो दिख रहे हैं, देखो मिथाइलिन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि CH2 ग्रुप है, दो एच है। तो किसी एक एच के ऊपर अटैक किया, ऐसे दूसरे के ऊपर भी किया जा सकता है, कार्बन आयन बनता है। ये जो कार्बन आयन अब ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। देखो न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? नेगेटिवली चार्ज स्पीसी है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है किसी भी रिएक्शन के अंदर। तो में जो मेलोनिक एस्टर होते हैं, एसिटो एसिटिक एस्टर होते हैं, इनके अंदर जो कार्बन आयन बनता है इट एक्ट एज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो देखो अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, एप्लीकेशन है यही इसकी, इन्हें इनोलेट एनायन कहेंगे अब हम। तो इसकी मेन एप्लीकेशन क्या है? देखो जैसे आपने ये देखा मेलोनिक एस्टर का कार्बन आयन देखा, या एसिटो एसिटिक एस्टर का देखो कार्बन आयन देखा, इसके अंदर कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है दे एक्ट एज द स्ट्रॉन्ग, आपके बोलो क्या, न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। जो इनोलेट एनायन जो है ये आपके डाई कार्बोनिल कंपाउंड, इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर दो कार्बोनिल ग्रुप है, चाहे मेलोनिक एसिड एस्टर हुआ चाहे एसिटो एसिटिक एस्टर हुआ। और ये जब इनके अंदर हम स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं तो आपके कार्बन आयन की जनरेशन हो जाती है। और जो ये इनोलेट आयन आपके सामने बन गए जो आप देख रहे हैं, ये आपका क्या करेगा? ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। किसी का काम करता है बोलो? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का। आप आगे रिएक्शन देख पाएंगे। और ये कहाँ पे करेगा? अटैक, मान लीजिए एल्काइल हैलाइड ले लिया, तो आप जानते हैं एल्काइल हैलाइड में आर के ऊपर क्या होगा? स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, और Cl के ऊपर क्या होगा? स्लाइट देखो नेगेटिव चार्ज। तो ये कार्बन आयन बना, देखो ये अटैक कर देगा ऐसे आर के ऊपर, और क्या निकल जाएगा बोलो? यहाँ से Cl नेगेटिव। तो ये जो कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऐसे ही आपके दूसरा यूज अटैक कर सकता है एसिटो एसिटिक एस्टर वाला, या आप एसिड हेलाइड ले ले। देखो इसमें भी क्या होगा? ये जो कार्बन है जिसके ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर अटैक कर देगा कार्बोनिल ग्रुप वाले, देखो कार्बन के ऊपर उसी टाइप से। तो मीन्स ये रिएक्शन दिखा रहे हैं ना आपके, बोलो कौन सी रिएक्शन दिखा रहे हैं? ये आपके SN2 रिएक्शन, आपके ये अटैक कर रहे हैं यहाँ पे। SN2 क्यों? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है, क्योंकि जब ये अटैक करेगा पीछे से आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो Cl नेगेटिव निकल जाएगा। तो इस टाइप से ये आपकी SN2 रिएक्शंस दिखाते हैं, और इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड बन जाते हैं। वो कंपाउंड काफी तरह के बन सकते हैं, जो अभी हम आगे देख पाएंगे कि वो आपको मोनो एल्काइल एसिटिक एसिड भी बन सकते हैं, डाई एल्काइल एसिटिक एसिड भी बन सकते हैं, एंड सो ऑन। ये जितने भी नाम हम आपको बता रहे हैं, इनमें से आप कोई भी प्रिपेयर कर सकते हैं, एनी वन ऑफ देम कैन बी प्रिपेयर्ड। हमें फिलहाल कार्बोक्सिलिक एसिड की ही प्रिपरेशन देखनी है, तो हम देखो अभी आपको उन चीजों को प्रिपेयर करके दिखाएंगे वाया दीज टू आपके कार्बन आयन स्ट्रक्चर जो आपके सामने है। तो नेक्स्ट अब हमारी मेन हेडिंग आ जाती है मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस। देखो नाम से ऐसे लगता है कि आपको ये महसूस हो रहा होगा जैसे हम मेलोनिक एस्टर को बनाएंगे। नो, मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस का मतलब यहाँ पे ये है कि ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम मेलोनिक एस्टर इज ए रिएक्टेंट, मेलोनिक एस्टर एक रिएक्टेंट होगा, और मेलोनिक एस्टर की हेल्प से हम डिफरेंट कंपाउंड को सिंथेसाइज करेंगे। तो मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस का क्या मतलब है? कि द प्रोसेस इन विच वी विल सिंथेसाइज द वेरियस कंपाउंड यूजिंग द मेलोनिक एस्टर, तो उसे आप कहेंगे मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस। अब हम देखते हैं, देखो ये मेलोनिक एस्टर की आपके सामने स्ट्रक्चर आ गई, जिसके अंदर एक एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हमने दिखा दिया। देखो ये CH2 हमने दिखाया, C के ऊपर जो दो H लगाए हैं, और इस कार्बन, वो कार्बन जिसके ऊपर दो H हैं, उसके दोनों साइड में कौन है बोलो? COOR, मतलब एस्टर ग्रुप है। अगर COOR ना होके वहां पे COOH होता तो मेलोनिक एसिड था वो, और R लगा दिया तो मेलोनिक एस्टर बन गया। ठीक हो गया? तो ये जो CH2 ग्रुप है ये आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। बोलो ये जो CH2 है यहाँ पे, ये बोलो कैसा होता है? ये एक्टिव, एक्टिव पोजीशन है। बोलो ये, बोलो एक्टिव पोजीशन क्यों है? बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय टू कार्बोनिल ग्रुप, तो इसलिए हम इसको एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं।
तो ये बोलो कैसा ग्रुप है, बोलो यहाँ पे दैट इज द एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ये आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है यहाँ पे। ये CH2 देखो जो हमने लगा रखे है दैट इज द एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय 2 कार्बोनिल ग्रुप। अब हमने देखो जैसे बताया था हमने स्ट्रॉन्ग बेस डाला इसके अंदर। एक बेस कौन होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे, H को दे। तो H को देखो इलेक्ट्रॉन दे दिए तो H अपने भी यहाँ से निकल जाएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट होंगे, C और H बॉन्ड के, ये कार्बन की तरफ देखो ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, देखो कार्बन आयन बन गया आपका। जो कार्बन आयन बन गया किस चीज का काम कर रहा है, ये कार्बन आयन जो बन गया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। बोलो ये जो कार्बन आयन यहाँ पे बन गया, बोलो ये किस चीज का काम करेगा, हियर दैट कार्बन आयन दस फॉर्म्ड एक्ट एज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो अब ये कहाँ पे अटैक करेगा, एक ऐसी चीज पे अटैक करेगा जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो। फॉर एग्जाम्पल हमने एल्काइल हैलाइड ले लिया, एल्काइल हैलाइड में क्या होगा, जो आर है इस आर के ऊपर बोलो क्या होगा, आर के ऊपर होगा स्लाइट पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर क्या होगा स्लाइट नेगेटिव चार्ज। तो ये कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ये आर को दे दिया, तो कार्बन के ऊपर आर जाके अटैच हो जाएगा और Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके देखो चला गया। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या दिखाया, सिर्फ कार्बन आयन जो बना था उस कार्बन के ऊपर कौन अटैच हो चुका है, आर ग्रुप। क्लियर हो गया इतना। अब अगर हम जो COOR ग्रुप बने हम चाहते रिएक्शन यहीं पे रुक जाए, तो अगर हम इसकी हाइड्रोलाइसिस कर दें, क्या कर दे बोलो हाइड्रोलाइसिस, तो एस्टर की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, वो COR ग्रुप COH में कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। और आपको ब्लैंक रूल में सिखाया गया था कि अगर एक ही कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा COH ग्रुप हो और आप उसको हीट कर दें, सिंपली बोलो क्या कर दे, आप उसको सिंपली हीट कर दें, तो क्या होगा, आपके जो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए -R इफेक्ट का काम कर रहा है। बोलो किस चीज का, -I इफेक्ट का भी काम कर रहा है। तो इजिली CO2 गैस लॉस हो जाए किसी भी एक के अंदर से। देखो मान लीजिए इसके अंदर से हमने क्या लॉस करती हुई दिखा दी, मान लीजिए CO2 गैस लॉस हो गई, तो क्या बन गए, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड देखो आपको बन गए। तो क्या बन गए, मोनो एल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपने क्या देखा कि मेलोनिक एस्टर की सहायता से आपने मोनो एल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर लिया। एग्जाम में जो भी आए आपके आर की वैल्यू जो कहे, मान लीजिए वो कह दे यहाँ पे CH3 पुट कर दो, तो CH3 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 कार्बन वाला प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। एंड सो ऑन, आप जो चाहे आर की वैल्यू चेंज कर दें और उसी कार्बोक्सिलिक एसिड को आप प्रिपेयर कर सकते हैं मेलोनिक एस्टर की सहायता से। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस। अब जैसे अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो आपका ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनी थी आपकी, जिसमें ये 2 COR देखो ये ग्रुप लगे हुए थे, हमने इसकी देखो हाइड्रोलाइसिस कर दी थी। अगर हम हाइड्रोलाइसिस ना करें इस स्टेज के ऊपर, हम फर्दर बेस का अटैक करवा दें यहाँ पे, क्योंकि अभी भी जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप था वहां पे देखो हमने अभी तक एक ही R लगाया है, अभी एक H बाकी है, देखो ये रहा। तो ये भी तो एक्टिव मिथाइलिन अब ग्रुप का हिस्सा है, ये भी तो एसिडिक हाइड्रोजन है। तो अगर हम एक R और लगाना चाहें तो देखो क्या करें, हम बेस फिर डाल देंगे, बेस डाला, H को इलेक्ट्रॉन दिया, और इसलिए दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के ऊपर देखो फिर आ गए आपके, फिर कार्बन आयन बन गया। देखो हम इसके ऊपर फिर R ग्रुप लगा सकते हैं, या आपके COR एसाइल ग्रुप लगाना चाहें तो R, आप RCl की बजाय RCOCl डाल दें, जो भी आप प्रोडक्ट बनाना चाहें आप वही चीज डालें, क्योंकि ये काम करेगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का, जैसे हमने ऊपर भी लिखा था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो एक कार्बन आयन फिर जनरेट हो गया, तो बोलो ये किस चीज का काम करेगा दोबारा, यहाँ से इट एक्ट एज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो अगर हम इसमें दूसरा मोल डाल दें RCl का तो क्या होगा, उसी टाइप से देखो R के ऊपर बोलो कैसा चार्ज है, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर बोलो कैसा चार्ज है, स्लाइट नेगेटिव चार्ज। तो ये जो कार्बन है किस पे अटैक करेगा, R के ऊपर, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, देखो Cl। तो एक और R लग गया देखो हमारा जाके। फिर हम अब हमारा फाइनल प्रोडक्ट फिर बनाना चाहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या करें, हाइड्रोलाइसिस कर दो। तो जो एस्टर ग्रुप है किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर देखो। और एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा CH हो तो आप क्या करते हैं, सिंपली हीट करेंगे तो क्या लॉस हो जाएगा, CO2। क्योंकि एक कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरे के लिए किस चीज का काम कर रहा है, -I इफेक्ट का काम कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर होगा, जिसकी वजह से हमें जो आमतौर पे हम क्या करते हैं, अगर नहीं तो हम COH ग्रुप को अगर निकालना चाहें, लॉस करवाना चाहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन करवाते तो हमें क्या डालना पड़ता था, NaOH ओब्लिक में CaO, NaOH ओब्लिक में हम क्या डालते थे, CaO डालते थे। जैसे मान लीजिए कोई आपको कह दे एसिटिक एसिड को मीथेन में कन्वर्ट करें, तो आप क्या करते, आप NaOH ओब्लिक में CO डालते। यहाँ पे जरूरत क्यों नहीं पड़ी, वो इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन के ऊपर दो दो CH ग्रुप लगे हुए हैं, तो एक CH दूसरे के लिए इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर का काम कर रहा है, तो इजिली CO2 गैस लॉस हो जाती है। इस चीज के देखो आपको एक एग्जांपल मैं वैसे बता दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल इस इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर के बेसिस के ऊपर हम आपको बताएं, मान लीजिए आपके पास देखो एक कंपाउंड होता कोई पीरिडीन, देखो वैसे बता रहे हैं आपको।
तो इसका इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर होता है। अगर हम यहाँ पे लगा दें COH ग्रुप, देखो ऐसे COH ग्रुप, तो क्या होता है, अगर हम इसको सिंपली हीट कर देंगे ना, जैसे अभी हम बता रहे थे, तो यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन है ना, इसका भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर हो गया। कैसा नेचर हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, जिसकी वजह से हीट करने से ही CO2 गैस लॉस हो जाती है। यहाँ पे हीट करने से बोलो क्या हो जाती है, CO2 गैस लॉस। और देखो सिंपल आपका पीरियडिंग बन जाता है। देखो इस टाइप से हम ये बता रहे हैं कि देखो एक ही कार्बन है, देखो ये कार्बन था, ये कार्बन, इसी कार्बन के ऊपर CH है और इसी कार्बन से N अटैच है, जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर था। ऐसे यहाँ पे एक ही कार्बन है, एक CH है, तो दूसरा जो CH है वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर है उसका। बोलो कैसा नेचर है उसका, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर है। तो जिसकी वजह से इजिली CO2 गैस लॉस हो जाती है। तो ये चीज हमारे यहाँ अप्लाई नहीं होती। जैसे मैंने आपको अलग से एक एग्जांपल भी लेके बता दिया पीरियडिन के केस में, तो हेट्रोसाइक्लिक वाला जो आप चैप्टर पढ़ते हैं वहां पर भी ये चीज आपके काम आनी होती है। आप इसको वहां पे अप्लाई करते हैं इस चीज को, कि किस तरह से एक ही कार्बन के ऊपर 2 CH हो, या वो कार्बन जिसके ऊपर COOH है उसी कार्बन से एक अगला एटम ऐसा होना चाहिए जो मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर दिखाता हो। तो सिंपली हीटिंग से ही COH जो ग्रुप है उसके अंदर से CO2 गैस लॉस हो जाती है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो जाती है। तो देखो अब हमने ये हीट किया सिंपली, और आपके ये डाई एल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे बन गए, क्योंकि दो दो। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है एग्जाम में हमसे कैसा क्वेश्चन पूछा जाए। ये कहें कि मोनो एल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए, आर की जो वैल्यू पुट करनी हो, तो आप बीच में ही इंटरमीडिएट स्टेज से आप उधर टर्न कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से हमने मोनो एल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपको प्रिपेयर करके दिखाए, और डाई एल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपको प्रिपेयर करके दिखाए। और जो न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो कार्बन है वो किसके ऊपर करे अटैक, वो RCl के ऊपर हमने अटैक करके दिखाया। देखो एक चीज और हम आपको बता दें कि वो तो डिपेंड करता है ना, मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन कैसे आता है, कि मान लीजिए आपके यहाँ पे RCl जो मैंने दिखाया था, यहाँ पे अगर हम RCOCl दिखा देते तो देखो आप क्या करते हैं, ऐसे RCOCl के साथ करें वही रिएक्शन, मान लो प्रोडक्ट ऐसा बनवाते, तो आप क्या करते, जो कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, देखो ऐसे ही आप अटैक करते, C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl के ऊपर बोलो क्या नेगेटिव। तो ये जो कार्बन है, देखो जो कार्बन है आपका बनाते, ये अटैक देखो हम किसके ऊपर दिखा देते, बोले यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर, बोलो क्या लॉस हो जाता आपका, ये Cl निकल जाता। तो जहाँ पे जो R, देखो ये हमने जो R लिया था, जरूरी नहीं है कि हम RCl लें, आप COR ग्रुप लगा दो। यहाँ पे जो हमने लगाया है, देखो ये R ग्रुप लगाया था, इस R की जगह बोलो कौन सा ग्रुप लग जाता आपके, R की जगह देखो ये ग्रुप लग जाता है, यहाँ पे COR। वो तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। जब आपके कन्वर्जन आते हैं, ऐसे आता है कि कन्वर्ट मेलोनिक एस्टर इनटू, तो किस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, किस कंपाउंड के अंदर आपको कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। तो अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की स्ट्रक्चर बनाए, और उसके बेसिस के ऊपर आप देख पाएंगे कि यहाँ पे Cl से हमें सिंपली R अटैच करना है या COR अटैच करना है, एंड सो यानी आपको क्या अटैच करना है, तो उसके बेसिस के ऊपर आप इनकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके डिफरेंट कंपाउंड प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो वही तो हमारी डेफिनेशन थी मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस की। क्या थी, द सिंथेसिस ऑफ वेरियस कंपाउंड लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सो ऑन फ्रॉम द मेलोनिक एस्टर इज कॉल्ड द मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस। क्लियर हो गया। बिल्कुल इसी टाइप का है हमारा अगला, जिसको कहते हैं एसिटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस। क्या होगी बोलो हमारी नेक्स्ट, एसिटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस होगी हमारी नेक्स्ट। तो अब एसिटो एसिटिक एस्टर जो है वो होते क्या है, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, वो आपको बताया जा चुका है देखो पहले ही। तो जो डेफिनेशन थी, जैसे इसका मतलब ये नहीं है कि एसिटो एसिटिक एस्टर को हम सिंथेसाइज करें इसी टाइप से। ये एक ऐसी सिंथेसिस है जिसमें एसिटो एसिटिक एस्टर आपका रिएक्टेंट होगा, और उसको यूज करते हो डिफरेंट आपके प्रोडक्ट बनाएंगे। तो उसको कहेंगे एसिटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस। मींस एसिटो एसिटिक एस्टर की हेल्प से डिफरेंट कंपाउंडों को सिंथेसाइज करना है हमें, तो उसी को कहेंगे एसिटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस, लाइक मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस। बिल्कुल सेम रिएक्शन होंगी आपकी, जैसे आपने इधर देखा, विद स्लाइट चेंज जरूर होगा यहाँ पे। वो किस वजह से होगा अभी आप देख पाएंगे। देखो हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाई है, बोलो किस चीज की स्ट्रक्चर है ये, एसिटो। एसिटो क्यों कहा, क्योंकि इसके अंदर देखो एसिटो ग्रुप लगा हुआ है, देखो ये COR इज द एसिटो ग्रुप, देखो ये एसिटो ग्रुप होता है यहाँ पे। ठीक हो गया, COR इज द एसिटो ग्रुप। उसके बाद एसिटिक, ये अगर ये COR ना हो के यहाँ पे H होता, यहाँ पे H होता तो ये कौन बन जाता, CH3 हो जाता। देखो दो H तो है, CH3 आगे COOH होता, तो एसिटिक एसिड था। तो जो एसिटिक एसिड था उसी के अंदर तो चेंज किया हमने, क्या चेंज किया, एसिटिक एसिड का जो CH3 था, उस CH3 का एक H हटा के तो हमने COR एसिटो ग्रुप लगा दिया, सोदा एसिटो हो गया। और जो COOH होता वहां पे H की जगह हमने R लगा दिया, तो एस्टर बन गया। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर बन गया आपकी एसिटो एसिटिक एस्टर की। अब देखो इसके अंदर भी उसी टाइप से एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, तो हमने स्ट्रॉन्ग बेस डाला, सोडियम इथोक्साइड, तो उस किसको देगा वो इलेक्ट्रॉन, जो आपके एक्टिव मिथाइलिन
वाला जो ग्रुप है उसके जो H है, जो मोर एसिडिक आपके H है, देखो इलेक्ट्रॉन दिए गए, दोनों इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो गए बोलो, इस कार्बन की तरफ, तो बोलो क्या जनरेट हो गया आपके, कार्बन आयन बन गया, बोलो क्या बन गया इसी टाइप से, बोलो ये कार्ब एनायन, दोनों इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग के बाद। जो कार्बन आयन है किस चीज का काम करेगा, जैसे मेलोनिक एस्टर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, बोलो किस चीज का, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का, तो उसी टाइप से आर के ऊपर क्या होगा, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, और सीएल के ऊपर क्या होगा, स्लाइट नेगेटिव चार्ज। तो ये कार्बन आयन किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव के ऊपर, आर के ऊपर, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, सीएल, तो सी के ऊपर क्या लग गया आपके, आर ग्रुप लग गया इस टाइप से। अब यहाँ पे देखो एक अलग चीज आपको दिख रही है, मेलोनिक एस्टर में तो क्या था, सेम कार्बन के ऊपर दोनों कौन थे आपके, एस्टर ग्रुप थे, देखो वहां पे आप ध्यान से देख पा रहे हैं COOR ग्रुप, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपके जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है उसके ऊपर एक के ऊपर तो देखो COOR ग्रुप लगे हुए हैं, जो इजीली हाइड्रोलाइजेबल ग्रुप होते हैं, जिनको आराम से हाइड्रोलाइज किया जा सकता है। जैसे अभी हम डाल के आपको बताएंगे, अगर डाइल्यूट NaOH डाल दे तो सिर्फ COOR की हाइड्रोलाइसिस होगी, COR यहाँ पे इस बॉन्ड की क्लीवेज नहीं होगी। देखो हमने क्या किया, अगर हम डाल दे डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH डालने से बोलो क्या हुआ, जो COOR ग्रुप है इसकी क्या हो गई बोलो, हाइड्रोलाइसिस होगी ना, हाइड्रोलाइसिस देखो COR किस में कन्वर्ट हो गया, COOH के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। COR जो ग्रुप था ये एसिटो ग्रुप था, रिमेन अनअफेक्टेड रहा। अब हम COR जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर है, देखो इसका, तो बोलो नेचर कैसा है इसका, इलेक्ट्रॉन C डबल बॉन्ड OR है, ये इंडक्टिव इफेक्ट इसका माइनस है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर है। अभी मैंने बताया था कि एक ही कार्बन के ऊपर अगर COH ग्रुप लगा हुआ है और उसी के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे COR था, वहां पे बोलो कौन था, COOH, तो अगर हम इसको हीट कर देंगे तो बोलो क्या हो जाएगा, हीट करने से CO2 गैस लॉस हो जाएगी, देखो CO2 गैस लॉस होगी, देखो यहाँ से ये CO2 गैस निकल गई, देखो यहाँ से इसके अंदर से निकल गई ना, तो सी के ऊपर H जा लगा तो क्या बन गया, CrCH2 COR, मींस आपके क्या बन गए, कीटोन्स बन गए, यहाँ पे क्या बन गए बोलो, कीटोन्स, फाइनल प्रोडक्ट बोलो क्या बने, कीटोन्स। तो इस प्रोसेस के दौरान जब आपने डाइल्यूट NaOH डाला तो फाइनल प्रोडक्ट कीटोन्स बने हैं। जब आपने हाइड्रोलाइसिस की है, हाइड्रोलाइसिस किसके द्वारा की आपने, डाइल्यूट NaOH से, तो डाइल्यूट NaOH से हाइड्रोलाइसिस के बाद फाइनल प्रोडक्ट कीटोन बनते हैं, सो इट इज कॉल्ड कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस। इसे क्या कहते हैं बोलो, कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस। क्लियर हो गया, बोलो कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस क्यों कह रहे हैं, बिकॉज द कीटोन्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दैट हाइड्रोलाइसिस यूजिंग द डाइल्यूट NaOH। बना क्या, उसके बेसिस के ऊपर ही इस हाइड्रोलाइसिस का नाम रख दिया गया है। अब हम देखते हैं दूसरे, अगर कंसंट्रेटेड NaOH डाले तो क्या होगा, देखो हमने कंसंट्रेटेड NaOH डाला, कंसंट्रेटेड NaOH क्या करेगा, जो डाइल्यूट ने किया वो तो काम हो ही जाएगा, वही क्या मतलब जो एस्टर ग्रुप है COR उसकी तो हाइड्रोलाइसिस होके वो तो CH में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस साथ के साथ क्या होगा, यहाँ पे जो आपके कीटोनिक ग्रुप है, देखो COR जो ग्रुप है COR, इसका भी यहाँ से क्लीवेज हो जाएगा, देखो इस टाइप से इसका क्लीवेज होगा, देखो यहाँ से ऐसे हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, वाटर तो देखो हम डालते ही हैं साथ के साथ, तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, देखो हमने इस बॉन्ड का भी क्लीवेज कर दिया, यहाँ से हो गया ना, यहाँ से देखो क्लीवेज, तो क्लीवेज क्या हुआ, देखो जो वाटर डाला तो इधर तो H जुड़ेगा, देखो इधर तो H, इस साइड में तो H पॉजिटिव, वाटर का H पॉजिटिव जुड़ेगा, और इधर क्या जुड़ेगा बोलो, OH नेगेटिव, देखो इस टाइप से, ठीक हो गया ना। तो इसलिए आपके यहाँ पे क्या बन गया बोलो, आपके आपके H जा लगा यहाँ पे, क्लियर हो गया आपके। तो ये था आपके कंसंट्रेटेड NaOH के साथ जब आप बनाते हैं, किसके साथ बोलो, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, क्या बना, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, बोलो कौन सा ग्रुप बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, सो इट इज कॉल्ड द एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। से आप क्या कहते हैं बोलो, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। CC बॉन्ड का क्लीवेज भी हो जाता है यहाँ पे, बोलो कौन से बॉन्ड का क्लीवेज हो गया, यहाँ पे CC बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है, क्लियर हो गया। तो आपने देखा कि जो आपके एसिटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस है, इसमें एक एक्स्ट्रा टाइप का काम हमें लास्ट स्टेप में करना पड़ा कि डाइल्यूट NaOH डालते हैं, कंसंट्रेटेड NaOH डालते हैं, डाइल्यूट NaOH डालते हैं तो सिर्फ एस्टेरिक ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस होती है और फाइनल प्रोडक्ट आपके कीटोन्स बन जाते हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस। अगर आप कंसंट्रेटेड NaOH डालते हैं तो उसमें आपके COR जो एस्टेरिक ग्रुप है उसका तो हाइड्रोलाइसिस हो ही जाता है, प्लस CC बॉन्ड का क्लीवेज भी हो जाता है जहाँ पे आपके एसिटो ग्रुप लगा हुआ था, तो इसलिए आपके फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बने हुए हैं, सो इसलिए हम इनको कहते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। देखो यहाँ तक आपने देखा क्या डिफरेंस मिला मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस के जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें और एसिटो एसिटिक एस्टर के दौरान जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसके अंदर। अभी तक जैसे हमने वहां पे भी बताया था कि एक्टिव जो मिथाइलिन ग्रुप है उसके ऊपर दो दो आपके जो आपके रिएक्टिव हैं एसिडिक हाइड्रोजन लगे, अभी तक हमने एक ही H को हटाया था बेस डाल के, अभी एक H और बचा हुआ है, देखो ये यहाँ पे। अगर हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस उनकी ना करके डाइल्यूट NaOH अभी ना डालते, कंसंट्रेटेड NaOH अभी ना डालते, अभी जो एक और लगा हुआ है एसिडिक हाइड्रोजन हम फिर से बेस का अटैक करवाते, देखो इस टाइप से,
तो क्या होता, दोबारा से देखो कार्बन आयन जनरेट हो जाता जो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करता। अब इसमें फिर डाल सकते हैं आपका जो भी आपके रिएक्शन आपको करवानी है, RCl डालें या RCOCl डालें, जो भी रिएजेंट आप डालना चाहते हैं। मान लीजिए RCl डाला तो उसी टाइप से RCl के अंदर बोलो क्या होगा, R के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर क्या होगा बोलो स्लाइट नेगेटिव चार्ज उसी टाइप से। तो किसके ऊपर अटैक करेगा, आर के ऊपर, क्या निकल जाएगा Cl नेगेटिव, तो एक आर देखो और लग गया। अब इसके अंदर फिर से वही दो बातें हो जाएंगी कि हम डाइल्यूट NaOH डालें या कंसंट्रेटेड NaOH डालें। अगर डाइल्यूट NaOH डालते हैं तो क्या होगा, सिर्फ जो एस्टेरिक ग्रुप है देखो ये COOR ग्रुप, इसकी हाइड्रोलाइसिस ही होगी बस, इसकी कर दी हमने CH बन गया। अब इसके बाद अगर हम हीट करें तो क्या होगा, जो COOH ग्रुप है इसके ऊपर ये उस कार्बन से अटैच है जिसके ऊपर COR ग्रुप भी है। मींस वो कार्बन जिस पे COH है उसी कार्बन के ऊपर बोलो कौन है, COR, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इसलिए इसके अंदर से सिंपली अगर आप हीट कर देंगे तो CO2 गैस देखो लॉस हो जाएगी यहाँ से। तो क्या बन गया, आपके कीटोन्स बने। तो इसलिए ये जो हाइड्रोलाइसिस किया आपने डाइल्यूट NaOH के साथ यहाँ पे, तो बोलो फाइनल प्रोडक्ट आपके कीटोन बने, इसलिए इसको बोलो कौन सी हाइड्रोलाइसिस कहेंगे, कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस। अगर आप कंसंट्रेटेड NaOH डाल दे तो क्या होगा, जो डाइल्यूट के साथ हुआ वो तो होगा ही, मींस COOR ग्रुप तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा बोलो COH में, लेकिन साथ के साथ C और जो COR ग्रुप है ये जो बॉन्ड है इसका भी क्लीवेज हो जाएगा। देखो इस टाइप से, तो क्या बने हमारे हमारे फाइनल प्रोडक्ट एसिड बने। तो इसलिए इनको क्या कहेंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। क्या कहेंगे बोलो आप इसे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो इस टाइप से आपने देखा कि डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और आपके जो बीच में जब आप रिएक्टेंट करवा रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आपके कार्बन एन बनता है उसका अटैक RCl भी ले सकते हैं, RCOCl भी ले सकते हैं। देखो जैसे हमने यहाँ पे आपको लेके दिखाया था एंड सोन, जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए अकॉर्डिंगली आप डिफरेंट टाइप के कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब हम लास्ट में एक रिएक्शन देखेंगे यहाँ पे, क्लेजन कंडेंसेशन। उसके दौरान हम एसिटो एसिटिक एस्टर को सिंथेसाइज करके देखेंगे। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके दौरान हम एसिटो एसिटिक एस्टर को बनाते हैं बाय यूजिंग द 2 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट। देखो हमने एक मोल ले लिया इथाइल एसीटेट, देखो ये तो एसिटिक एसिड था, CH3COOR होता, जो R था उसकी जगह COOH होता तो एसिटिक एसिड होता, देखो CH3COOH। अब जो H था उसकी जगह हमने R वैल्यू क्या रख दी, क्योंकि इथाइल लगा रखा है देखो इथाइल, तो इसलिए इथाइल लिख दिया C2H5, ये बन गया इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट, या आईपैक नेम बोलेंगे तो इथाइल और दो कार्बन है, ये दो कार्बन तो क्या कहेंगे, इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट कह दें या इथाइल एसीटेट कह दें। तो इथाइल एसीटेट के 2 मोल यूज करेंगे और हम बना देंगे क्या, एसिटो एसिटिक एस्टर की प्रिपरेशन हम करके देखेंगे। तो देखो इसके अंदर भी देखो कार्बोनिल ग्रुप से जो अगला कार्बन है ये कौन सा होता है बोलो, ये आपका अल्फा कार्बन होता है और उसके ऊपर H भी है। तो उसी टाइप से हमने देखो बेस डाला, आपके दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ चले जाएंगे, कार्बन आयन जनरेट हो जाएगा, बन गया ना कार्बन आयन। अब हम इसमें क्या डालेंगे बोलो, दूसरा मोल डालेंगे इथाइल एसीटेट का, देखो दूसरा मोल मैंने लिखा। अब इथाइल एसीटेट का बोलो कौन सा मोल लिखेंगे हम, सेकंड मोल लिखेंगे इथाइल एसीटेट का, ठीक है ना। अब जो दूसरा मोल लिया इथाइल एसीटेट का, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो कार्बन है बोलो इसके ऊपर कैसा चार्ज था बोलो, इसके ऊपर है स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर बोलो क्या स्लाइट नेगेटिव चार्ज। लेकिन अब साथ के साथ क्या होगा, जब ये कार्बन आयन जो बना, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इस कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन पे अटैक किया तो OC2H5 लॉस हो जाएगा। पहले तो पाई बॉन्ड ही टूटेंगे, पहले तो देखो ऐसे पाई बॉन्ड जाएंगे, देखो ऐसे ब्रेक 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 करते, लेकिन जिस रास्ते गए उसी रास्ते को वापस भी आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, और लास्ट में निकलना होगा यहाँ से OC2H5, देखो ये OC2H5 निकलेगा यहाँ से। तो हम डायरेक्ट ही इसको दिखा देते हैं, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन OC2H5 की तरफ चले गए। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, देखो देखो ये आपका जो CH2 था यहाँ पे, देखो ये CH2, ये रहा देखो CH2, देखो ये वाला, देखो ये रहा CH2, इसी कौन अटैच था, ये अटैच था COOC2H5, देखो ये रहा COOC2H5 हो गया। अब इस कार्बन ने नया बॉन्ड किसके साथ बनाया, देखो ये हमने दो डॉट से दिखा दिया, नया बॉन्ड दो डॉट से, देखो नेगेटिव चार्ज डोनेशन का मतलब नया बॉन्ड बनना, किसके साथ बनाया बोलो, ये हिस्सा तो देखो यहाँ से निकल गया आपका, ये हिस्सा तो देखो निकल गया OC2H5, तो कौन बच गया, COCH3, देखो ये पार्ट बच गया, तो COCH3 हमने लगा दिया। तो क्या बन गया ये आपके पास, देखो ये तो एसीटो ग्रुप है, बोलो कैसा ग्रुप है ये आपका, एसीटो हो गया ना, एसीटो। तो एसीटो आपका एक ग्रुप आ गया, देखो एसीटो, और बचा हुआ कौन था, इथाइल, और ये एसीटेट, तो दिखाए इथाइल और एसीटेट और एसीटो इसमें लग गया है ग्रुप, तो इसको कहते हैं इथाइल एसीटो एसीटेट, EAA। तो ये थी हमारी क्लेजन कंडेंसेशन, तो इसका मैकेनिज्म काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है।
तो ये आपने देखे कि पीछे के कार्बोक्सिलिक एसिड आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आप डिफरेंट टाइप के प्रिपेयर कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के प्रिपेयर कर सकते हैं, मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस के अंदर भी और एसिटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस के दौरान भी आप डिफरेंट टाइप के प्रिपेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू।